हमारा नेक्स्ट मेथड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ARR कहेंगे। सो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ही कहते हैं, छोटा है बोलने में आसान होगा। सो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने का हमारा फॉर्मूला होगा एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय हाफ डिफरेंस ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू प्लस सैल्वेज वैल्यू प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। ओके, यहाँ पर सर अगर हमारा कुछ सैल्वेज वैल्यू या एडिशनल वर्किंग कैपिटल नहीं दिया हुआ हो तो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट का हाफ ले लेते हैं। ओके, एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो बोलते हैं ना, ये भी हम क्या वो आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स होता है? नहीं, यहाँ पर हम लोग जनरली जो क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं ARR के लिए ना, उसमें प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन हमें चाहिए, बेसिकली यही चाहिए। अगर आफ्टर टैक्स दिया हुआ तो टैक्स को ऐड बैक कर लिएगा, हमको मिल जाएगा, क्योंकि हमको रिटर्न चाहिए। अच्छा, रिटर्न से याद आया, वी मिस्ड आउट समथिंग विद पे बैक पीरियड। एक होता है पे बैक पीरियड इनवर्स। इनवर्स में क्या था, ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स न्यूमरेटर में हो जाएगा और इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिनोमिनेटर में हो जाएगा। उससे हमें पता चलता है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किससे मिलता है हमें मिलता है इनवर्स पे बैक से। इनवर्स पे बैक पीरियड जो होगा वो हमें बताता है IRR, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो इसमें भी क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन रहता है कि आपने पैसा कितना लगाना है, आपको रेवेन्यू कितना जनरेट होगा हर साल का बता दिया जाएगा। सर अगर कैश फ्लो दे दिया तो कैश फ्लो दे दिया तो कोई बात नहीं, हम लोग कैश फ्लो से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, वो हो जाएगा कैश फ्लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर उसमें हम लोग टैक्स वापस ऐड बैक कर देते हैं, वो पहुंच जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही जनरली इसमें चाहिए होता है। तो इसी चीज़ को आप मैनिपुलेट करके आपको दिया जाएगा, आपको जो रिक्वायर्ड है वैल्यू, वो वैल्यू पर डिराइव करेंगे और डिराइव करके डिवाइड करके आंसर निकाल देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न हमें ये इन्वेस्टमेंट देने वाला है। हालांकि ये दोनों जो टेक्निक्स हैं ये सिंपल और इजी होते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा अडॉप्ट किए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है क्योंकि हमें बताते हैं कि कितने दिन में मेरा पैसा वापस आ जाएगा, ये कितना रिटर्न, कितना रेवेन्यू जो था, प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, कितना प्रॉफिट जनरेट करके हमको देने की कैपेसिटी है इस प्रोजेक्ट में, ये बताता है। इसके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं क्योंकि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो होते हैं वो ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स बनाते रहते हैं, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाता है हमें। ये और ज़्यादा इजी हो जाता है कि हमें बैठ के बस एस्टिमेट करना होता है कि कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है ये प्रोजेक्ट, और उसके हिसाब से हम कैश फ्लो डिराइव कर सकते हैं और अपना आंसर बता सकते हैं। पर ये दोनों की कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये ना कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं कर रहा, सेम गोज़ फॉर दिस ऑल्सो। अच्छा, साथ ही साथ ये टैक्स कंसिडर कर रहे हैं नहीं ना, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्लॉज है दोनों। इसी के लिए इट्स बेटर हम लोग अगर डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में से कुछ चूज़ करें, और उससे अभी डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पर, उससे हम डिसाइड करेंगे कि हाँ हमें कहीं पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। वेल, अगर हमें इन दोनों से डिसाइड करना होता तो कैसे करते? चलिए, यहाँ पे दो केस बनता है। एक कि क्या ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, मतलब एक को सेलेक्ट करना नहीं देखना, वो आपको अलग देखना है, दूसरे को अलग देखना है, तीसरे को अलग देखना है, यानी एक साथ दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ऐसे तो केस अलग होता है। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस है, मतलब इन दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करना है या तीन में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, बाकी दो को रिजेक्ट कर देना है, तो अलग तरीका है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करें तो जिस प्रोजेक्ट से पैसा पहले मेरा जितना जल्दी कम समय में, कम वक्त में मेरा पैसा रिकवर हो जाता है, हम वो प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे एज पर पे बैक पीरियड। लेकिन अगर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में देखें तो जिस प्रोजेक्ट से हमारा रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो, हम वो प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं। ये हमारा डिसीजन होता है, क्योंकि ना ये डिसीजन मेकिंग वाला टॉपिक है, तो सिर्फ सम सॉल्व करके दे देना इज़ नॉट द आंसर। आपको एंड में अपना व्यू भी लिखना होता है कि अच्छा हम क्या समझें और क्या सजेस्ट करना चाहते हैं अपने सजेशंस। तो ARR में क्या होता है कि हमें जिस प्रोजेक्ट से ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगा, हम वो प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे।
ये उस केस में जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हो। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट हो, यानी एक के साथ ही दूसरा भी सिलेक्ट हो सकता है, देन उस केस में क्या होता है कि एक मिनिमम हम लोग एक बार सेट कर लेते हैं, उस मिनिमम से ज़्यादा अगर मिल रहा है, जिस प्रोजेक्ट में हमको ज़्यादा मिलेगा हम वो प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं एज पर ARR। पे बैक पीरियड में एक मिनिमम पे बैक पीरियड ले लेंगे, उससे पहले अगर जिसमें भी रिटर्न आ जाए हम वो सेलेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ हाउ अब ये हम लोगों ने जितना जो दो सीखा, ये नॉन डिस्काउंटिंग या ट्रेडिशनल मेथड के हैं। अब जो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज जो होता है ये टाइम एडजस्टेड होता है। नाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम कंसिडर करेंगे। इसके अंदर जो बीकॉम वालों को 4 मेथड सीखना है: नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंटेड पे वैल्यू। यही मेन हमारे एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम कहें तो यहाँ के ये जो पहले 3 है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस इसी पर देंगे और इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। फाइन, सो हमारा नेक्स्ट मेथड नेट प्रेजेंट वैल्यू। ना नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होता है ये है बस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लोज। जितने भी कैश इनफ्लो आएंगे ना, उन सारों को आप प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आ जाएं और उसको अभी के वक्त जितना आपने इन्वेस्ट किया ना, इस टाइम से आप कंपेयर करें, जितना एक्सेस अमाउंट है वो हुआ आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसको आप करेंगे कैसे? सर ऐसा करते हैं कि हर साल जो पैसा इनफ्लो हो रहा है ना, उसको एक डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 प्लस जो भी रेट ऑफ डिस्काउंटिंग है उससे डिवाइड करेंगे विद द पावर, वो कितनी साल बैक उसे लेकर आना है। से एक साल में 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल nth ईयर। दैट्स अ प्रोजेक्ट लाइफ, कि आपका प्रोजेक्ट कब तक आपको कैश रेवेन्यू देगा। या फिर सर इसको ऐसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, जिसमें C स्टैंड्स फॉर कैश फ्लो ऑफ वेरियस ईयर्स, हर साल जितनी जितनी कैश फ्लो आएगी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस K स्टैंड्स फॉर योर डिस्काउंटिंग रेट टू द पावर T इज द टाइम, वो कौन सी ईयर के लिए है। ओके, तो ये जो K है डिस्काउंटिंग रेट, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड किया जाता है मार्केट के प्रिवेलिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेट से, कि अगर सेम साइज की कंपनी दूसरी कंपनी ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट में अगर एक सर्टेन रेट कमा रही है, से 10% या 12% अर्न कर रही है, तो वही उसी रेट से हम एवरेज, एक एवरेज मान किसी ने 10, किसी ने 12, किसी ने 11, तो विल टेक द एवरेज कि मार्केट में ऐसी साइज की कंपनी ऐसे ही बिजनेस में ऐसे प्रोजेक्ट्स में एवरेज क्या कमाती है, वो हम मार्केट से डिटरमाइन करते हैं। ये होता है K इज द डिस्काउंटिंग रेट, उसे हम डिस्काउंटिंग रेट लेकर चलते हैं ना। ये हाउ डज इट वर्क, से एक टाइमलाइन बनाते हैं। ये रहा टाइमलाइन। ये एक ईयर है से 2020, जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, यहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया, अब से 2021 में आपको थोड़ा कैश फ्लो मिलेगा, 2022 में कैश फ्लो आएगा आपके पास, 2023 एंड 2024 तक कैश फ्लो आएगा। तो आप ना इसको कंपेयर कैसे करो? आज की डेट का मान लो आप इन्वेस्ट कर रहे हो 10 लाख रुपए, तो आपका कैश आउटफ्लो जो है, कैश आउटले इज 10 lakhs। अब जो भी पैसा आपको यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, जो तो वो कुछ वक्त के बाद मिल रहा है ना, तो उस पैसे का वैल्यू सेम नहीं रहता, वो घट जाता है। तो उस पैसे का सेम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर के हिसाब से, ये फॉर्मूला अप्लाई करके, इस वे में वो हम लोग सीखेंगे कैसे निकालते हैं इजीएस्ट वे। तो
पहले हम क्या करेंगे, जो 1 साल बाद मिलने वाला पैसा ना, इसको हम वापस लेकर आएंगे कि ईयर 2020 के हिसाब से वो कितने के बराबर है। देन जो सेकेंड ईयर है उसको मैं 2 साल फिर हम लोग पीछे लेकर आएंगे। जो 3 साल बाद मिला है पैसे उसको 3 साल बैक कैलकुलेशन करके लेकर आएंगे। जो 4 साल बाद मिला है उसे 4 साल पीछे लेकर आएंगे। जब ये चारों वैल्यूज को एक साथ लेकर आ जाएंगे ना, यहाँ पर जो भी अमाउंट हो, ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो। जितना भी कैश इनफ्लो हुआ उसका प्रेजेंट वैल्यू मिल गया अब आपको। अब उस प्रेजेंट वैल्यू से आप कंपेयर करो, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू से ही कंपेयर किया जा सकता है। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि किलोमीटर को किलोमीटर से कंपेयर करते हैं, किलोग्राम को किलोग्राम से। एक किलोमीटर को किलोग्राम से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। सेम वे आज के डेट का जो वैल्यू है पैसे का, अब 4 साल बाद के डेट में आने वाला जो वैल्यू होगा, क्या बोलोगे वो सेम है? नहीं, हो सकता है सेम रहे पर बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं। जैसे अब तक जो ट्रेंड देखा गया है, पैसे की वैल्यू घट जाती है, परचेजिंग पावर जो होती है ना पैसे की, वो कम हो जाती है। तो या तो आप ऐसा करो कि इस 10 लाख को फ्यूचर वैल्यू में लेकर चले जाओ और इन सारे पैसे को फ्यूचर वैल्यू में लेकर चले जाओ, तो फ्यूचर वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू से कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि दोनों एक प्लेटफॉर्म पर है, एक यूनिट पर है। अगर फ्यूचर नहीं ले जाना तो एक काम करो ना, आप इस 10 लाख को यहाँ रहने दो, इनफ्लो को, बाकी सारे आउटफ्लोज को आप प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आ जाओ। तो प्रेजेंट वैल्यू कैन बी कंपेयर्ड विद प्रेजेंट वैल्यू। अब बता दो ज़्यादा है या कम है। तो ये एक लेवल पर ला करके इसको ही कंपेयर किया जा सकता है। फाइन, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक सम्स करते हैं, एक एग्जाम्पल, और इस चीज़ को समझते हैं कि किस तरह हम प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आएंगे सारे वैल्यूज़ को और फिर कंपेयर करके देखेंगे कि हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू किसी भी प्रोजेक्ट के लिए क्या होता है। और इसको डिसीजन कैसे करेंगे? ऑब्वियसली डिसाइड करते हैं हम लोग, जिस प्रोजेक्ट में नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी हम लोग वही प्रोजेक्ट चूज करेंगे। आइए देखते हैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 3 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 एंड प्रोजेक्ट 3, जिसको इवेल्युएट करना है और हमें सजेस्ट करना है कि क्या हमें किसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये डिपेंड करता है, आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे कि होता है कि नहीं। पर हम जो टेक्निक यूज़ करने वाले हैं इसमें वो रहेगा NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अज्यूम करते हैं क्वेश्चन में बता दिया गया हो कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है और इससे रिलेटेड ये PVFI वैल्यूज़ आपको दे दिए गए हैं 5 साल के। हर एक प्रोजेक्ट में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। जैसे प्रोजेक्ट 1 में 2 लाख रुपीज़ रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके जो रिटर्न्स हैं हर साल 50,000 रुपीज़ कैश इनफ्लो होंगे। प्रोजेक्ट 2 में इट्स 2,50,000 इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड और कैश के इनफ्लो जो है 75, 60, 80 एंड 1 लाख। प्रोजेक्ट 3 के लिए अगेन 2,10,000 रिक्वायर्ड है, इन्वेस्ट करेंगे और हमें रिटर्न मिलेगा 75,000, 60,000, 40,000 और 20,000 एवरी ईयर। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ के आपको कैश इनफ्लो भी हैं, कैश के आउटफ्लो भी दिए हुए हैं। हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दे दिया गया है और PVFI दिया हुआ है। ये PVFI निकालते कैसे हैं? PVFI निकालने का तरीका होता है 1 divided by 1 plus k to the power n. K is the cost of capital, n is years, यानी फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे तो ये पावर रहेगा 1, सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे पावर रहेगा 2, थर्ड ईयर के लिए पावर 3, फोर्थ ईयर के लिए पावर 4 एंड सो ऑन। यानी कि अगर हम यहाँ निकालना चाहें तो कुछ इस सम्स के लिए रहेगा 1 divided by 1 plus 12% को हम लिख सकते हैं 0.12 to the power 1, यानी 1 divided by 1.12 to the power 1, ये हमें देगा 0.893 फॉर द फर्स्ट ईयर। यही अगर सेकेंड ईयर के लिए करेंगे तो 1 divided by 1.12 to the power 2 स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू रहेगा 0.797 अप्रॉक्स। वैसे ये 3 के लिए करेंगे
टू द पावर 3 तो हमें मिलेगा 0.712 टू द पावर 4 टू द पावर 5 एंड सो ऑन। वैसे इसके लिए एक टेबल भी अवेलेबल है जो आपके बुक के सबसे एंड में दिया होता है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। फाइन, हम आते हैं और पहले प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करेंगे और देखते हैं क्या इन प्रोजेक्ट्स में क्या इन्वेस्टमेंट करना फिजिबल है या नहीं। ओके, तो अभी तक हमने देखे हैं कि ये PVFI कैसे निकलता है। ओके, अब हमारा कैलकुलेशन जो है ना वो इजी कैसे बनाएंगे हम, कि हम सबसे पहले लिखेंगे कि कैश इनफ्लोज फॉर year 1, सॉरी फॉर प्रोजेक्ट वाइज लिख लेते हैं उससे, प्रोजेक्ट 1 के लिए पहले करके देखते हैं। ये हमारा PVFI फॉर year 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये सारा दिया है। नाउ ईयर लिखने के बाद ये सारे PVFI जो है ना कैलकुलेट करके आप रफ में लिख लीजिए या फिर आप अपने टेबल से देख करके कॉपी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन में दिया रहता है 0.893 फॉर year 1, फॉर year 2 इट इज 0.797, 0.712, 0.636 and for the 5th year it is 0.567. ओके, तो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है ना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इंडेक्स, ये आपके बुक के एंड में भी ये दिया होता है, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में हमें दिया होता है हमेशा, CU BCom के क्वेश्चन तो हमेशा दिया रहता है, तो हम लोग वहाँ से ले सकते हैं। ना अब ये जितना भी प्रोजेक्ट के जो इनफ्लोज हैं ये सारे आप कॉपी करेंगे यहाँ पर। जैसे फॉर इन प्रोजेक्ट 1 you would be getting 50,000 in year 1, 50,000 in year 2, 50,000 in year 3, 50,000 in year 4 and 50,000 in year 5। ये जो मिलेंगे 50,000 ये एक साल बाद मिलने वाले हैं। यानी अगर हम जिस वक्त में 2 लाख रुपए हम जिस दिन लगा रहे हैं, अगर उस दिन के वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो हमें ये 50,000 इक्विवेलेंट टू व्हाट, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो आप कैसे निकालेंगे? PVI फैक्टर जो है, PVI प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय कैश इनफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट 1। तो आप मल्टीप्लाई कर दें और सबका आंसर निकालें एक एक करके, क्या आंसर आ रहा है। पहला आने वाला है आपका 44650, then 39850, then this is 35,600, 50,000 into this will be 31,800, and 5th year वाला होगा 28,350, 28,350। तो जितना भी जो कैश इनफ्लो आया ये टोटल आज के डेट के हिसाब से इक्विवेलेंट टू व्हाट, कितना मिल रहा है आपको। तो अगर इन सबको हम जोड़ दें तो हमारा आएगा 1,80,250। ओके, सो इट वुड बी लाइक कि आज ना आप 2 लाख रुपए लगा रहे हो और आज के डेट की वैल्यू के हिसाब से आपको 1,80,250 मिलने वाला है। हालांकि
ऐसे देखने में तो इन रुपीज़ आपको दिख रहा है 2,50,000, 2 लाख रुपए लगाओ आपको 2.5 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन आप आज के वैल्यू के हिसाब से आप देखो तो आपको कितना मिल रहा है 1,80,000। अब फायदे में हो या आप नुकसान में हो, ऑब्वियसली आप लॉस में हो, तो आप ऐसे जगह में इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना। अब हम यही काम फिर से करेंगे प्रोजेक्ट 2 के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट 1 तो हम लोग देख रहे हैं हमारा नेट वैल्यू जो रिटर्न आएगा वो 1,80,250 है। तो ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा कर क्या फ़ायदा, आप तो नुकसान उठाएंगे। ये होता है ना कि आप बैंक वाले आते हैं बोलते हैं कि अच्छा सर मेरे पास एक बड़ा अच्छा स्कीम है, इन्वेस्टमेंट स्कीम है, आप इतना पैसा लगाओ, 7 साल बाद हम आपको इतना पैसा दे देंगे, डबल दे देंगे, ट्रिपल दे देंगे। तो क्या ऐसी जगहों पर पैसा लगाना फिजिबल है? सेम चीज़ ये भी ना कैपिटल बजटिंग ही हुआ, तो आप ना वैसे जगहों पर वैसे केसेस में ये टेक्निक अप्लाई करके आप चेक कर सकते हो कि क्या आपका वैसे जगह में पैसे लगाना वाकई में फ़ायदेमंद है या नहीं। ओके, तो प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3 सेम केस यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज सेम फॉर ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट। अगर हाँ सर ये अगर डिफरेंट होता तो हम हर एक केस के लिए PVFI डिफरेंटली कैलकुलेट करते हैं। निकालने का तरीका सेम रहता, दैट वुड बी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस k to the power n. Now this would be for year 1, year 2, year 3, n will be the year. जितने साल के लिए चाहिए उतने ईयर्स के लिए आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर डिफरेंट रहता तो जैसे फर्स्ट ईयर के लिए मान लेते हैं 12 रहता तो 12 लेते k का वैल्यू 0.12। अगर प्रोजेक्ट 2 के लिए अगर ये होता 15 तो हम लोग 0.15 ऐड करते 1 के साथ और फिर ये कैलकुलेट करते चले जाते हैं। प्रोजेक्ट 3 के लिए अगर ये 16 होता तो 0.16 लेते और फिर कैलकुलेट करते हैं। सब के लिए अपना अलग अलग PVFI होता, लेकिन इस केस में कुछ नहीं बताया गया तो हम अज्यूम करेंगे कि 12% इज़ फॉर ऑल। सेम केस आप हम चाहेंगे कि सेम चीज़ आप प्रोजेक्ट 2 के लिए और प्रोजेक्ट 3 के लिए आप दोनों के लिए करें और फिर फाइनली आप इवैल्यूएट करें कि हमें किस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोजेक्ट 2 के कैश इनफ्लोज कॉपी कर लिए हैं 75,000, 75,000, 60,000, 80,000 एंड 1 लाख। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सेम रहने वाले हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% ही है। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बोथ और प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा सबको और फाइनली हम टोटल करेंगे और फिर इस प्रोजेक्ट के लिए देखेंगे क्या इस प्रोजेक्ट में फिजिबल है, पैसा लगाना सही है या नहीं। अब हर एक को मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर फर्स्ट ईयर जो भी आपको 75,000 मिल रहा है वो एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उस डेट के हिसाब से आपको 66,975 मिल रहा है। सो ऑन हमने सारे को मल्टीप्लाई किया और आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज मिल गया फॉर प्रोजेक्ट 2। सबको जब ऐड कर रहे हैं तो आपको मिलता है टोटल 2,77,050। ये 2,77,050 रुपीज़ जो आपको मिल रहा है ये प्रेजेंट मतलब ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाले वैल्यू के हिसाब से। तो इस तरह से ऐसा हो गया ना कि आपने सुबह में लगभग 2.5 लाख रुपए दिए किसी को, शाम में आपको 2,77,000 मिल रहा है, सेम डे मिल रहा है। ऐसा अज्यूम करें, ऐसा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रहा है 27,050 रुपीज़ आपको ज़्यादा मिल रहा है। सो ये प्रोजेक्ट 2 जो है ये प्रॉफिटेबल है, यहाँ अगर हम पैसा लगाते हैं तो हमें ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। पर प्रोजेक्ट 1 जो था इनफैक्ट उसमें तो हमारा नेगेटिव चला जाएगा। 2 लाख रुपए लगाने के बाद हमें मिल रहा था कुछ 1,80,000 समथिंग के आसपास मिल रहा था, तो हमारा नुकसान। 3 चीज़, अब 1 तो कैंसिल हो गया, यानी प्रोजेक्ट 1 जो है ये आउट ऑफ लीग, इसमें हम पैसे नहीं लगाने वाले। प्रोजेक्ट 2 हाँ फिजिबल है। हम प्रोजेक्ट 3 भी देखेंगे। अगर प्रोजेक्ट 3 भी प्रॉफिटेबल होता है लगभग कुछ ऐसे ही 25-30 हज़ार रुपये के आसपास, तो हम प्रोजेक्ट 3 चूज़ कर सकते हैं। क्यों भाई, 2.5 लाख लगा करके हमको इतना मिले, अगर हमको 2,10,000 लगा करके सेम वैल्यू मिल जाए तो क्या नुकसान है, आपका कौन सा ज़्यादा फायदेमंद रहेगा अगर सेम रिटर्न आ रहा है तो। सही बात है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे अगर सेम रिटर्न मिल जा रहा है ना तो हम वो प्रेफर करेंगे। फिर भी पहले उसे चेक कर लेते हैं उस केस में क्या आने वाला है। ऑलमोस्ट हमारा इनफ्लोज तो फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स इज सेम, यानी कि ये पहले 3 साल तो सेम ही रहने वाले हैं।
जस्ट लास्ट 2 years चेंज हो जाएंगे, 40 एंड 20। ये 40 हो जाने वाला है, 80 की जगह ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 20। ये 40 हुआ, 80 से 40 माइनस हाफ, इसका भी हाफ कर देते हैं ना, 25 440 और ये लास्ट वैल्यू जो है दिस वुड चेंज 0.56 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 आपका आ जाएगा 11,340। चलिए सबको ऐड कर देते हैं। सबको ऐड करने पर आपको मिल रहा है माइनस आपको मिलेगा 2,06,250। ओके, आप इन्वेस्ट कितना कर रहे थे? नाउ दिस वन इज फॉर प्रोजेक्ट 3। अब तो क्या हुआ, हम लोगों ने प्रोजेक्ट 2 वाले को ही थोड़ा मॉडिफाई किया, क्योंकि प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3 में सेम था। आपको दोबारा करना पड़ता है ये प्रोजेक्ट 3 के लिए, आप दोबारा करेंगे आप लोग। तो आप लोग देखेंगे कि प्रोजेक्ट 3 में नेट यू आर गेटिंग 2,06,250 प्रेजेंट वैल्यू, एज ए प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। और आपने इन्वेस्ट कितना किया था? आपने इन्वेस्ट किया था 2,10,000। तो ये वही बात हुई ना, 2,10,000 दे रहे हैं आप और आपको 2,06,000 मिल रहा है, तो आप इसमें भी नुकसान में है, यू आर इन लॉस। तो आप इस प्रोजेक्ट में भी पैसे नहीं लगाने वाले। अब आपके पास सिर्फ एक लौता ऑप्शन बचा है जो आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो डेफिनेटली वी वुड चूज प्रोजेक्ट 2। सो ऐसे करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। और इसका हम लास्ट में, हमें ये डिसीजन मेकिंग चैप्टर है ना, तो हमें लास्ट में अपने व्यूज़ लिखने पड़ते हैं कि हम लोगों ने इससे क्या कंक्लूड किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेट प्रेजेंट वैल्यू। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टेक्निक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं इसे, जिसे हम लोग डिजायरेबिलिटी फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड के भी नाम से जानते हैं। तो ज़रूरी नहीं क्वेश्चन में आपको सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहकर पूछा जाए, आपको बाकी दो नाम से भी पूछा जा सकता है। वेरी सिंपल, इसमें आपको समेशन ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटले, अगर एक ही बार में पैसा देना है। अगर आप पैसे को तोड़ तोड़ के देते हो तो टोटल डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो लेंगे हम लोग और डिवाइड करेंगे। आपका आंसर ऑब्वियसली मोर देन 1 होगा, दैट मीन्स यू आर गेटिंग मोर देन व्हाट यू पेड, तो आपको प्रॉफिटेबल है, हाँ गो अहेड। अगर आपका आंसर लेस देन 1 आता है तो दैट मीन्स आपको लॉस हो रहा है इसमें। तो इसी चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिए, फिर से 3 प्रोजेक्ट ले लिए हम लोगों ने, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। ईयर 0 दैट मीन्स एट प्रेजेंट, ईयर 0 में प्रोजेक्ट 1 में आप 1.5 लाख रुपए दे रहे हो। ईयर 1 में मतलब 1 साल बाद आप 50,000 रुपये और इन्वेस्ट कर रहे हो। फिर उसके बाद ईयर 2 के एंड से आपको पैसे मिलने शुरू होते हैं। एवरी ईयर 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 पार्ट में है, पहले 1.5 लाख फिर 50,000। फॉर्मूला में मैंने बताया था कि इनिशियल कैश आउटले, अगर कैश आउटले आप एक ही बार में दे रहे हैं तो आप यहाँ पर वो ले लेंगे, और इज टोटल डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। तो टोटल कब होता है? जब आप ब्रेकअप में पेमेंट करते हो। यहाँ पर उस फॉर्मूले की मैंने नेगेटिव में रखा है क्योंकि दिस इज गोइंग आउट। अच्छा, वैसे ही प्रोजेक्ट 2 के लिए, प्रोजेक्ट 2 में हमने एक बार में पैसा दिया है, इसलिए सिर्फ एक बार नेगेटिव दिखा रहा है, तो हम इनिशियल कैश आउटले ले लेंगे। प्रोजेक्ट 3 में आते हैं, फिर से अगेन ब्रेकअप, तो प्रोजेक्ट 3 के लिए हम लोग टोटल डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो लेंगे। ना डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज का समेशन क्या होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में देखा कि किस तरह मार्केट के रेट ऑफ रिटर्न्स जो है ना, उससे हमारा एक्सपेक्टेशंस होता है, जुड़ा होता है, उसी से हमारा एक्सपेक्टेशन बनता है। तो हम लोग वही कॉस्ट मान करके चलेंगे और
उससे हम लोग रेट डिटरमाइन करते हैं और डिस्काउंटिंग उसी रेट पे करते हैं। तो हम लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी डिस्काउंटिंग किया, यानी कि पैसों को प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आ गए, डिस्काउंट कर दिए हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग कंपेयर करते हैं उसको एक लेवल पर लाकर। यहाँ पर भी सेम करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने अजम्पशन के तौर पे 10% लिया है, तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो है 10% है। 10% के हिसाब से ये सारा कैलकुलेटेड है। जो कैलकुलेशन करना हम लोग ऑलरेडी नेट प्रेजेंट वैल्यू में सीख चुके हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वट एवर रेट इज देयर टू द पावर n, वो कौन से ईयर के लिए आप कर रहे हैं। तो इस तरह से आप प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इंडेक्स जो है इंटरेस्ट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो, आपको ये पूरा मिल जाएगा। तो ये पहले आप कर लें। तो इन सारे को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो हमारा ये वैल्यू, ये सारा वैल्यूज आएगा। ठीक है ना। एज पर द फॉर्मूला हमें क्या करना है, टोटल डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो जो होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। दैट मीन्स ये दोनों को हम ऐड अप करेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो 1,50,000 प्लस 49,550 विल कम अप टू 1,99,550 जो डिनोमिनेटर में होगा। और बाकी जो कैश इनफ्लोज हैं, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज, इन सारों का अगर हम समेशन कर दें तो आपका आएगा 172,305। डिवाइड करते हैं, आपका आंसर आता है 0.8635, यानी आपका वैल्यू जो है 1 से कम है। 1 से कम रहता है, दैट मीन्स आपका नुकसान हो रहा है, आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट में। सेम प्रोसेस हम प्रोजेक्ट 2 के लिए करेंगे और प्रोजेक्ट 3 के लिए भी करेंगे। तो अगर हम प्रोजेक्ट 2 को भी अगर मल्टीप्लाई करना हो तो सेम PVIF at 10% मल्टीप्लाइड बाई कैश इनफ्लोज, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा। फिर उन सारों को आप ऐड, जो ये तो सिर्फ एक है तो इसका ये हो गया इनिशियल कैश आउटले डिवाइडेड बाई ये टोटल डिस्काउंटेड का जो आंसर आएगा उन सबका समेशन डिवाइड करके यू कैन गेट योर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो प्रोजेक्ट 2 के लिए कैलकुलेट करें। तो प्रोजेक्ट 2 में हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कैश आउटले, इनिशियल कैश आउटले 1 मल्टीप्लाइड बाई 2,50,000 रिमेन्स 2,50,000 and 0.9091 multiplied by 75,000 will give you 68,183, and this 0.8264 multiplied by 75,000 will give you 61,980 and so on। तो सारे कैश इनफ्लोज जो हैं डिस्काउंटेड उनको ऐड करेंगे आप, तो आपका वैल्यू आएगा 291,971, 2,91,971 डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटले विच वॉज 2,50,000 और आपका आंसर आएगा 1.1679। तो यहाँ पर आपका वैल्यू 1 से ज़्यादा है, येस दिस वन इज़ प्रॉफिटेबल, आप इसमें पैसे लगा सकते हैं, नॉट इन प्रोजेक्ट 1। लेकिन हम प्रोजेक्ट 3 के लिए भी देखेंगे। अगर प्रोजेक्ट 3 में इफ़ वी गेट अ बेटर रिटर्न देन दिस तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर वो भी इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा तो हम लोग प्रोजेक्ट 2 ही चूज़ करेंगे। सो लेट्स चेक आउट प्रोजेक्ट 3। ना प्रोजेक्ट 3 के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ऑल दीज प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय विद द रिस्पेक्टिव कैश इनफ्लो और द आउटफ्लोज यू गेट दिस प्रेजेंट वैल्यूज। तो जो नेगेटिव वाले हैं उनको आप ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा टोटल डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, जो पैसे गए हैं आपके पास से, और बाकी जितने ये पॉजिटिव वाले हैं इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आप निकाल सकते हैं, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय टोटल डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लोज, तो आपका आंसर आता है 1.0226। तो अगेन यहाँ पर भी ये 1 से ज़्यादा, दैट मीन्स ये भी प्रॉफिटेबल है। तो अब आपके पास प्रोजेक्ट 2 भी प्रॉफिटेबल है, प्रोजेक्ट 3 भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो प्रोजेक्ट 2 इज़ गिविंग यू हाई रिटर्न्स, तो हम लोग चूज़ करेंगे प्रोजेक्ट 2। सो आप अपने कंक्लूजन में इस बात को लिखेंगे आफ्टर सॉल्विंग दिस सम्स। तो इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं और सॉल्व करते हैं
अब हमारे पास रह गया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक और डिस्काउंटेड पे बैक, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल।